आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है हाउ अडानी बिकेम द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर इन द कंट्री। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। सिलक में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और गौतम अडानी इज अनस्टॉपेबल। जो बिजनेसमैन 2019 तक एक छोटे से शहर मुंद्रा में एक मामूली सा एयर स्ट्रिप ओन करता था, आज वो इंडिया के इतने सारे एयरपोर्ट्स को ओन करता है। सिर्फ 3 सालों के अंदर अडानी इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर्स बन गए हैं। इनफैक्ट रिसेंटली हुए इंडिया के इन 6 इंपॉर्टेंट सिटीज के एयरपोर्ट्स की बिडिंग अडानी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 एयरपोर्ट्स को क्लीन स्वीप से जीत ली। बट होल्ड ऑन, कुछ ऐसा ही कोल सेक्टर में भी हुआ था, जिसमें अडानी रातों रात जीरो से हीरो बन गए थे। उन्होंने पूरे इंडियन गवर्नमेंट का कोल इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठे में अपने नाम कर लिया। बट थोड़ा सा छानबीन होने पर यह पता चलता है कि उनके मेथड्स एक्चुअली में क्वाइट फिशी थे। सो हुआ कुछ ये था ना, 2010 में भारत सरकार ने 6 लाख मिलियन टन इंपोर्टेड कोल के लिए बिडर्स को इनवाइट किया। बट कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अडानी तक ऑलरेडी ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचा दी कि दूसरी कंपनीज क्या अमाउंट बिड करने वाली है। सो ऑब्वियसली क्योंकि अडानी के पास ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए वो सक्सेसफुली उनसे ज्यादा मार्जिन कोट कर पाया। और ऐसे करके इतना हैवी अमाउंट ऑफ इंपोर्टेड कोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस कंपनीज को नहीं बल्कि अडानी के नाम हुआ। और इसीलिए अडानी के रीसेंट एयरपोर्ट्स के क्लीन स्वीप पर केरला सीएम पिनराई विजयन ने डायरेक्टली ये कह दिया, अडानी को एयरपोर्ट सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर हाँ वो मोदी जी के काफी अच्छे मित्र हैं। और ये पूरा टेक ओवर प्रोसेस काफी मिस्टीरियस था। इसकी कहानी भी कुछ ऐसे ही है। 2019 में भारत सरकार ने इन 6 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया। फिर दुनिया भर के कंपनीज को बिड करने के लिए इन्वाइट किया, इन्हें ऑपरेट और डेवलप करने के लिए। एंड नाउ गेस व्हाट, द रिजल्ट्स वर 6 के 6 एयरपोर्ट्स को क्लीन स्वीप कर दिया अडानी ने, और वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें से 3 एयरपोर्ट्स बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद का टोटल वर्थ 1300 करोड़ का था, लेकिन अडानी ने खरीद लिया सिर्फ 500 करोड़। और अडानी के विश लिस्ट में एक और नाम था मुंबई ग्रैंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये एयरपोर्ट सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ पर 24 आवर्स में 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना होता है। और तो और मुंबई एयरपोर्ट्स का नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू यानी फूड स्टोर्स, रिटेल शॉप्स एक्सेट्रा से जो कमाई होती है वो इंडिया के बड़े से बड़े मॉल्स के रेवेन्यू से भी दुगनी है। अडानी को ये अच्छी तरीके से पता था कि अगर ये एयरपोर्ट उनके हाथ आ गया तो एयरपोर्ट टाइकून बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं था। सीन कुछ ऐसा था ना, मुंबई एयरपोर्ट के स्टेक होल्डर्स भी थे ये बड़े बड़े पार्टीज। अब इसमें आधे से भी ज्यादा शेयर्स थे जीवीके ग्रुप के, जो कि अडानी को एयरपोर्ट बेचने से बिल्कुल अगेंस्ट थे। बट अडानी के पास जीवीके को चेकमेट करने का प्लान ऑलरेडी तैयार था। सो ध्यान से सुनना, एक दिन जून 2020 को अचानक से बहुत ही सस्पिशियसली सीबीआई को बिना नाम बिना पते का एक एनोनिमस लेटर मिला। एक ऐसा लेटर जिसमें किसी ने जीवीके ग्रुप के सबसे सीक्रेट स्कैम, पूरे 705 करोड़ के स्कैम को सबके सामने एक्सपोज कर। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मूवी देख रही हूं। पूरे स्कैम का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल ये खुलासा, जीवीके ने सरकार से एयरपोर्ट रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर 310 करोड़ लिए, लेकिन आज तक कोई काम हुआ ही नहीं, क्योंकि ये सारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स फेक थे, बल्कि हैदराबाद में जीवीसी के हेडक्वार्टर्स में रखी हुई थी। फिर क्या था, सीबीआई ने सीधा जीवीसी के ओनर कृष्ण रेड्डी और उनके बेटे संजय रेड्डी पर एफआईआर फाइल किया और हैदराबाद में उनके ऑफिस पर रेड मारी गई। लेकिन आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि लेटर आखिर भेजा किसने था। हाउएवर, समझदार को इशारा ही काफी है, और ऐसे एनोनिमस टिप्स इन करप्शन स्कैम्स के कोई पहली बार तो नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, हर्षद मेहता, विजय माल्या स्कैम, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैंडल, ये काफी शॉकिंग और मेजर स्कैम्स थे। पर इन केसेस ने मुझे इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर इन सारे लोगों ने एग्जीक्यूशन कैसे किया होगा, इनका माइंडसेट कैसा होगा और इनको फायदा कैसे हुआ होगा। अब ऐसे बड़े स्कैम्स के एग्जीक्यूशन के बारे में एक ऑडियो बुक पानामा पेपर्स में बहुत अच्छे से बताया है। पानामा पेपर्स को आप कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हो, जो है इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। कुकू एफएम ऐप पर आपको 10,000 से भी ज्यादा स्टोरीज और ऑडियो बुक्स मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में से बिजनेस, हिस्ट्री, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप, मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपका ज्ञान बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और मजे की बात तो ये भी है कि यहाँ पर 7 रीजनल लैंग्वेजेस में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल एटसेट्रा। कुकू एफएम ऐप पर आप सीखी हुई चीजों को नोट कर सकते हो और यहाँ तक कि स्लीप टाइमर भी सेट कर सकते हो।
और सबसे वंडरफुल चीज, कुकू एफएम और गेट्स इट फ्लाई हम दोनों चाहते हैं कि इस न्यू ईयर आप ज्ञान को प्रायोरिटी दो, और इसीलिए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर 60% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन फॉर फर्स्ट मंथ ओनली। अगर आप कूपन कोड NY60 यूज करोगे तो आपको मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 39 रुपीज में मिलेगा। सो हरी अप नाउ, ये ऑफर सिर्फ 1 जनवरी तक ही वैलिड है। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे कैसे सीबीआई को एक लेटर में GVK के स्कैम्स के बारे में पता चला। एक तरफ ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मौका देख के अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट्स के माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स बिडवेस्ट और एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ साउथ अफ्रीका से 1500 करोड़ में शेयर्स खरीद लिए। अब GVC हर तरफ से पैरालाइज हो चुकी थी, एंड टू मेक मैटर्स वर्स, ये कंपनी तो ऑलरेडी सीवियर डेट में थी। उसका टोटल डेट कुछ 12,000 करोड़ से भी ज्यादा था। एंड जस्ट एट द राइट टाइम अडानी ने GVC के सामने रख दिया एक सॉलिड ऑफर। मुंबई एयरपोर्ट के सारे स्टेक्स हमें बेच दो, उसके बदले में हम तुम्हारे सारे कर्जे चुका देंगे। मतलब 12,000 करोड़। GVC was bought out by अडानी। और इसके बाद जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे का लिमिटेड पूरा। जो कभी ऐसा दिखता था, वो हो गया ऐसा। मुंबई एयरपोर्ट के 74% स्टेक्स ओन करने के साथ ही अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। एंड मुंबई के साथ बोनस में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी को मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हो कि इस जर्नी टू द टॉप के पीछे का रीजन सिर्फ अडानी के स्मार्ट बिजनेस मूव्स है, तो आप शायद एक इंटरेस्टिंग डिटेल मिस कर रहे हो। वेल, इसी दौरान एयरपोर्ट ऑपरेशन राइट्स जीतने के लिए सरकार ने रूल्स में भी कुछ बदलाव लाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, एयरपोर्ट ऑपरेशन में अगर कंपनी का कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो भी चलेगा। नंबर 2, एक कंपनी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स एक्वायर कर सकती है। नंबर 3, लीज अब 30 साल से बढ़कर 50 साल का हो गया। नंबर 4, सरकार के साथ प्रॉफिट शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एवरी ईयर एक फिक्स्ड बेसिक फीस पे करना होगा। वेल, इन बदले हुए रूल से अडानी को काफी बेनिफिट हुआ, और इसीलिए दिस इज प्रीटी मच ऑब्वियस कि अडानी के सक्सेस के पीछे सरकार का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। इस तस्वीर को ही देख लो, इसमें मोदी जी अडानी एयरप्लेन्स में चढ़ते हुए दिख रहे हैं, और खुद है गौतम अडानी जी। वेल, ये कोई स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट 2015 में अडानी ने ये खुद कन्फेस किया था कि मोदी जी के 18 में से 4 फॉरेन ट्रिप्स में तो उन्होंने उन्हें अकम्पनी किया था। अब इसे कोइंसिडेंस कहो या कुछ और, लेकिन जब से मोदी जी गुजरात के CM बने हैं, अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक प्राइस 70 टाइम्स बढ़ गया है, और आज के तारीख में भी वो स्टेडीली बढ़ते जा रहा है। लेकिन रिसेंटली 2021 में अडानी पोर्ट्स पर इंडिया का सबसे बड़ा ड्रग स्कैंडल बस्ट हुआ था। इंडिया के पोर्ट में 3000 किलोग्राम से भी ज्यादा हेरोइन वर्थ 21,000 करोड़ को सीज किया गया, और ये सी पोर्ट था नन अदर देन अडानीज मुंद्रा पोर्ट। वेल, इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पाया गया कि ये अफगानिस्तान से आती हुई एक शिप में आया था। एंड पे अटेंशन टू दिस, ये शिप के आने से पहले ही इंडिया के नेशनल कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम ने ऑलरेडी वेल इन एडवांस पोर्ट अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया था, फिर भी इस शिप को अलाउ किया गया। अब ये काफी बड़ा स्कैंडल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी अडानी से कोई पूछताछ नहीं की गई। सो यहाँ पर थोड़े मिसयूज ऑफ पावर वाले एपिसोड्स भी देखने मिल रहे हैं, व्हिच इज समवॉट कंसर्निंग, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल, ये देखो, ये है मैंगलोर एयरपोर्ट। अडानी के टेक ओवर के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों को हटाकर अपना लगा दिया, व्हिच बाय द वे इज कंप्लीटली इलीगल। यहाँ तक कि गूगल मैप पर भी इसका नाम चेंज हो गया टू मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय अडानी एयरपोर्ट्स। बट फिर इसके बाद एक सोशल एक्टिविस्ट के लीगल नोटिस फाइल करने पर इन बैनर्स को इमीडिएटली निकाल दिया गया। पर जो भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, अडानी आज दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट आदमी है, एंड ही इज ग्रोइंग सो फास्ट ही माइट वेरी वेल टेक ओवर इलॉन मस्क एज वेल टू बिकम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नो वंडर इंडिया में धीरे धीरे करके अडानी ने कोल, सीमेंट, एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सभी सेक्टर को डोमिनेट कर लिया है। और अभी तो NDTV के टेक ओवर के बाद ये मीडिया इंडस्ट्री में भी एक की प्लेयर बन रहे हैं। सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, बल्कि अब अडानी का दबदबा पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। इजराइल का हिस्टोरिक हाइफा पोर्ट अब अडानी ने खरीद लिया है, और अब वो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का लार्जेस्ट थर्मल कोल माइन सेट करने वाला है। और तो और अब वो कोसोवो, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में 19,000 करोड़ वर्थ पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। मोरक्को में तो वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे वो बन जाएंगे यूरोप के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन सप्लायर। और अब एविएशन से भी अडानी को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। एयरपोर्ट्स की मेजॉरिटी अर्निंग वहां के स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, लाउंजेस और शॉप से ही आती है, और इंडिया का एयरपोर्ट रिटेल तो 5 गुना बढ़ने वाला है। और इंडियन गवर्नमेंट तो वैसे भी एविएशन मार्केट को दुनिया का 3rd लार्जेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है। इस बिजनेस में आए हार्डली कुछ साल हुए हैं, और इतने में ही ये एयरपोर्ट बिजनेस अडानी ग्रुप के लिए 2nd लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर बन चुका है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी मुसीबतों के पहाड़ टूटने के बाद अडानी के लिए ये टेक ओवर काफी इजी हो गया।
सो काइंड ऑफ वो यहाँ पर लकी साबित हुए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि उन पर किसी पावर्स का हाथ है जिस वजह से वो अक्सर लकी साबित होते रहे। अब टू बी ऑनेस्ट, अच्छे रिलेशंस के बेसिस पर बिजनेस डील्स मिलना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलना, ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई गलत बात भी नहीं है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि अडानी जी इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि वो इंडिया के डेवलपमेंट में ह्यूजली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट इस स्टोरी को अब तक हमने सिर्फ पॉजिटिव एंगल से देखा है। अब जरा इसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं ताकि आपको एक कंप्लीट मुद्दा बेहतर तरीके से समझ में आए। सो कहानी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी वो ये है कि अडानी का ये सारा का सारा बिजनेस पूरी तरीके से डेट से ही चल रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई सारे इंडस्ट्रीज में जहां पर वो मास्टर बन चुके हैं, मतलब बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले चुके हैं, लेकिन उन इंडस्ट्रीज का उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो ये दो पॉइंट्स जेन्युइनली कंसर्निंग है और वक्त ही बताएगा कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन हम अपनी एनालिसिस थोड़ी सी करते। सो फाइनेंस रिसर्च फोरम क्रेडिट साइट्स ने अडानी पर डेट को कैलकुलेट किया है एंड इट टर्न्ड आउट टू बी 2 लाख करोड़। लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस डेट्स पर चलते हैं, तो जैसे मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो टेनासिटी है यानी सिवियरिटी है डेट का, वो काफी हाई है और इसीलिए अडानी ग्रुप को ओवर लेवरेज भी कहा गया है। नाउ इसमें से काफी सारे लोन्स अडानी ने इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे पीएसबी से ही उठाए और इसीलिए इसका मतलब ये होगा अगर अडानी गलती से भी फेल हो गए तो पूरी इंडियन इकोनॉमी को हिलाकर रख सकते हैं। नाउ वंस अगेन फ्रेंड्स, इसे हमें दो पर्सपेक्टिव से देखना होगा। एक कि बंदा कितना रिस्क ले रहा है, बिकॉज आप इमेजिन करो अडानी पर भी ह्यूज रिस्क है। इट्स लाइक उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है ये इंडिया में इतने बड़े स्टेप को लाने के लिए। बिकॉज आप मेंटली सोचो ये बंदा कितना स्ट्रेस में रहा होगा। ही इज अ वेरी रिच पर्सन, राइट? उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ही कैन स्टिल अर्न ग्रेट मनी एंड ही कैन लिव हिज लाइफ, बट ही चोज टू कंट्रीब्यूट दिस वे कि मैं इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशंस को स्केल अप करूंगा और मे बी इन सेक्टर्स को ग्रो करने में हेल्प करूंगा जो कि गवर्नमेंट के गोल्स के साथ भी अलाइन करेगा। सो काइंड ऑफ इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो यस, ही इज लाइक अ फाइनेंशियल सोल्जर for our country, someone who is contributing to the economic development of India। क्या ऐसा नहीं हो रहा कि अपने गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स को ओवर लेवरेज करके अपने थाली में बहुत ज्यादा खाना भर दिया जा रहा है जितना खाया ही ना जा सके? Well, this is also something we need to look at। और ये हम जैसे कॉमन सिटीजन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, because if Adani crashes, then Indian economy will face a huge jolt। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक और एक बात है, जितना खतरा हमें इंडियन कंपनीज से है उतना ही खतरा हमें फॉरेन कंपनीज से भी है जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट पोज करते हैं। And it includes big names like Google। Google के illegal tactics of growth पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है और इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर हजारों करोड़ का फाइन क्यों लगाया, इस पूरे स्टोरी को मैंने डिटेल में कवर किया। आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना और 60% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन फॉर फर्स्ट मंथ ओनली। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। भाई, जब आप अडानी नाम सुनते हैं ना तो आपके ज़हन में वाकई जो है बहुत बड़े बड़े बिजनेस आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बिजनेस जो है वो भी मुझे नहीं था मालूम, क्योंकि मुझे से पहले सिर्फ टाटा का ही मालूम था कि इतने ज़्यादा बिजनेस जो है वो करता है। लेकिन इस चीज़ में भी कोई शक नहीं कि आप जब एक बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, आपका पूरी दुनिया में या आपके पूरे मुल्क में भी नाम होता है, तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बिल्कुल बेनिफिट्स मिलते हैं, बट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। लाइक अभी देखो, जैसे उन्होंने बोला कि लास्ट में जो एक एंगल उन्होंने दिखाया कि खुदा ना खासा अगर उनके बिजनेस में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या क्राइसिस आते हैं तो उसका जो असर है वो आपको कंट्री की ग्रोथ में भी नजर आएगा, एक आम इंसान की जिंदगी में भी नजर आएगा। वैसे अगर मैं बोलूँ तो मुझे अडानी जी के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पहले नहीं पता था। मुझे ज़्यादातर पता था एक तो ऑब्वियसली टाटा जी के बारे में, और फिर दूसरा जो रिलायंस के हैं, नाम मुझे भूल गया उनका, मौसम रिलायंस के अंबानी जी। हाँ, अंबानी जी, बिल्कुल उनके बारे में पता था। और मुझे ये लगता था कि अंबानी जो है वो सबसे बड़े, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर जो इंसान है या बिजनेसमैन है वही है। लेकिन अभी आई थिंक उन्होंने शायद ओवरटेक कर लिया ना इनको, तो इसी वजह से वो उनका जो नंबर है वो ऊपर हो गया। एक तो मैं इनसे बिल्कुल एग्री करना चाहूंगा कि ये जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जो है ना भाई कोई फिल्म चल रही है, क्योंकि देखते देखते ना हमारे ज़हन में हर्षद मेहता आ गए थे जब हमने स्कैम 1992 देखी थी, सेम वही चीज आ रही थी। अच्छा,
अच्छा वैसे एक चीज है कि क्या नाम लेते हैं यार, इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए के कारोबार डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो करना, और क्या नाम लेते हैं लोगों को वहाँ के और अपने मुल्क के भी लोगों को रोजगार देना, तो भाई ये एक बहुत बड़ी वाकई जिम्मेदारी है कि आप चीज़ों को किस तरह लेकर चलते। जैसे बीच में वाकई एक अदर एंगल भी देखा गया कि अगर जो है अडानी में क्राइसिस आते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया के लोगों को भी देखना पड़ेगा। अच्छा मुझे ना बीच में एक चीज जो मेरे लिए नई जानकारी थी, मुझे नहीं पता था कि जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के नहीं होते, वो के प्राइवेट सेक्टर उसको मतलब पूरी दुनिया में तो नहीं, लेकिन क्या नाम लेते हैं अब आकर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो उसके साथ जो है एयरपोर्ट देखने को मिल रहे हैं कि तो उसमें ये होता है कि फिर जितने भी मतलब जो आउटलेट्स होती हैं वो उनको रेवेन्यू जनरेट, कुछ स्टेक्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट्स के पास होते हैं, बाकी सारे प्राइवेट कंपनीज खरीद लेती हैं। नहीं तो मतलब जैसे ये कि जो डिफरेंट प्लेन्स आते हैं और जो वो पे करते हैं वो फिर रेवेन्यू इनको जाता है सारा। ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ जो एयरपोर्ट के अंदर सारी एक्टिविटीज हो रही जैसे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी उसमें जो है रेवेन्यू शेयरिंग होती है। वेल अगर उस लिहाज से देखा जाए तो वाकई में मतलब वो वाली बात है, पैसा ही पैसा है, यानी कि 6 एयरपोर्ट्स उनके पास है और मुंबई का एयरपोर्ट भी उनके पास है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि एक बड़ा नंबर है कि जिसमें वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाकी डिफरेंट जो आप बिजनेस देखें उनमें भी उनका काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन हाँ इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा जैसे वीडियो में बताया गया कि जब पीएम मोदी जी सीएम थे उस टाइम से देखा जाए तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपस में इनके एक अच्छे ताल्लुकात है, यानी कि क्योंकि बिजनेसमैन के और गवर्नमेंट के और लीडर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके अच्छे टर्म्स होते हैं आपस में, जिस बेस पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बहुत सारे काम भी करवाते हैं बिजनेसमैन से, और बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होता है कंट्री की बेटरमेंट। यार ऑन दी अदर साइड अगर ये भी देखा जाए ना कि जैसे एक अडानी जी जो हैं ठीक है ना, उनकी अगर जर्नी देखी जाए तो वो भी आसान नहीं रही होगी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक स्ट्रगल की होगी। और इस चीज़ में तो वाकई कोई शक नहीं कि भाई एक बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम देखें टाटा की हम बात करते हैं, हमें बहुत सारे जो उनके ऐसे प्रोग्राम्स नज़र आते हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जैसे अडानी भी कर रहा होगा, वो एक अलग बात है कि हमने अभी तक कोई इस तरह की वीडियो नहीं देखी बिल्कुल हाँ। लेकिन उसके अलावा भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे इंडिया के जो अमीर अमीर लोग हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, उन्होंने डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते हैं जो कि लोगों की बेटरमेंट के लिए होती है। तो इसमें ये मेरा ख्याल एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि जो एक बिड वाली नहीं, जो क्या नाम लेते हैं रिलेशनशिप जो होते हैं गवर्नमेंट में पावर में जो लोग होते हैं उनके साथ बिजनेसमैन की, एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये दुनिया ये भी बहुत नॉर्मल है मौसम, जैसे बिड का उन्होंने बीच में बताया, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होती है, मैं यहाँ पर भी देखती हूँ कि वो लोग अपने जो करीबी लोग होते हैं उनको फेवर देते हैं इन टर्म्स के जैसे कोई चीज़ की जैसे ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पाकिस्तान को लेकर एग्जाम्पल तो मुझे हंसी आती कि हर चीज़ की ज़रूरत ही पड़ती रहती है हम लोगों को, बट बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनका एक कंट्रीब्यूशन रहता है, ये मुझे पता है, इस चीज़ का आइडिया है। सो उस लिहाज से देखा जाए तो भाई मुझे लगता है कि हर इंसान के कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होती हैं और कुछ नेगेटिव साइड्स भी होती हैं। अब किस साइड पर मतलब वो ज़्यादा अप्रोच करता है ये तो वहाँ के जो लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छा पता होता है। बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडियंस की, जैसे ये वीडियो बनाई कि वो हर उस चीज़ को डिस्कस करते हैं जिसका असर एक आम इंसान की ज़िंदगी पर पड़ सकता है आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे उन्होंने कंप्लीटली बताया, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि एक आम नागरिक को भी पता होना चाहिए ताकि वो भी डिसाइड कर सके। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो के बारे में, अडानी ग्रुप के बारे में। और हाँ मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर उन्होंने रिस्क ज़रूर लिया है, और उसका कॉन्टेक्स्ट तो मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने रिस्क लिया हो, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जिस काम में एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा ना हो आप उसको इतना ज़्यादा टच नहीं करते, लेकिन ये कि रिस्क है तो इश्क है। मुझे भी तो याद आ रहा था वो रिस्क और इश्क उनका साथ साथ चलता रहता है। सो मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर वो उन्होंने कोई ऐसे बिजनेस जो हैं वो मतलब उनमें हम कहेंगे कि
Contribution. मतलब कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला भी है उस चीज का, तो मे बी उसकी रीजन यही है कि वो आने वाले टाइम में उसको मजीद एक्सपैंड करना चाहते हो नए नए बिजनेस को ऐड करके। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या जो पॉलिटिकल लेवल पर जो डिफरेंट बिजनेसमैन होते हैं उनके अच्छे टर्म्स होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री की बेटरमेंट में, इकोनॉमी में, जरूर बताइएगा। हम लोगों को कमेंट सेक्शन में एक डिफरेंट पक्ष हमें सुनने को मिलेगा आपकी तरफ से, और बहुत सारी चीजें जो है वो जानने को मिलेगी, क्योंकि हमारा नॉलेज इस वाली हम कहेंगे कि एरिया में काफी लिमिटेड है। सो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा एक ऐसे टर्म्स होते हैं जहां पर आपको बहुत सारी चीजें जो बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए। तो आप जरूर बताइएगा हम लोग कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।